नमस्कार, गुड इवनिंग, आपका स्वागत है मनी गुरु में। आज इस पर्सनल फाइनेंस कार्यक्रम में हम बातचीत करेंगे सेविंग्स, उसकी अहमियत, सेविंग्स रेट जिस तरह से भारत में है, लेकिन उसको आप किस तरह से निवेश करें, किन विकल्पों को चुनें और कैसे अपने गोल को अचीव करने के लिए आप आगे अग्रसर हो। कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने के लिए मुंबई स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है हर्ष रुंगटा साहब, सीईओ अपना पैसा। नमस्कार रुंगटा साहब, शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। और आइए सबसे पहले देख लेते हैं आज क्या कुछ हम शामिल कर रहे हैं कार्यक्रम में। जिस तरह के जो प्रश्न आए हैं आज पोर्टफोलियो इंडिविजुअल का उसको हम रिव्यू करेंगे, और साथ ही टैक्स सेविंग के साथ इन्वेस्टमेंट्स के जो विकल्प रहते हैं उसमें कैसे आप मूव कर सकते हैं आगे चलते हुए। नया फाइनेंशियल ईयर भी आगे रहेगा, और साथ ही पीपीएफ अकाउंट जो माइनस के लिए रहता है, अंडर गार्डियनशिप अकाउंट, ये कैसे एग्जैक्टली वर्क करता है, इसका भी हम जायजा लेंगे। इसके अलावा कुछ और प्रश्न हैं, उनको भी हम इंक्लूड करेंगे। तो आइए सवाल जवाब के सिलसिले को हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न इंक्लूड कर रहे हैं अहमदाबाद से। यह प्रश्न कीर्ति शेखावत जी की तरफ से है और वो इस समय लाइन पर है। कीर्ति जी, हम देख रहे थे आपने मेंशन किया आपका एक मेडिकल इंश्योरेंस है और साथ ही आपका एक इलिसिस में कुछ इन्वेस्टमेंट जा रहे हैं। आप प्लीज बताइए एग्जैक्टली क्या चेक करना चाह रहे हैं आप? सर, मैं ये चेक करना चाह रही हूँ कि जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया स्पेशली म्यूचुअल फंड्स में, वो ठीक है कि नहीं है, फ्यूचर रिटर्न मुझे ठीक मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये हम कुछ देख रहे थे। और मैं गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाह रही हूँ, गोल्ड ईटीएफ में। तो इसमें कौन कौन से फंड्स में एसआईपी के रूप में इन्वेस्ट कर सकते हैं, अगर आप मुझे बता सके। राइट, स्टेप बाय स्टेप हम मूव करते हैं। आपके जो इनकम है उस पर कोई डिपेंडेंट तो नहीं है, फैमिली में कोई आय पर निर्भर तो नहीं है? सिंगल सर, तो आपको हम इंश्योरेंस से इस सफर को शुरू करते हैं और फिर आपकी जो डिटेल्स है उनको हम चेक करेंगे। रुंगटा साहब, पहले जहां तक इन्होंने मेंशन किया है कुछ इनके पास इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हैं, ये पहले खुद ही समझ भी लें ये कि इनको उसकी रिक्वायरमेंट भी है या नहीं। हम उसके बाद जो इन्वेस्टमेंट्स है उसका भी हम रुख करेंगे, पर पहले इंश्योरेंस से हम फर्स्ट स्टेप मूव करें। क्या अगर इंडिविजुअल है ये सिंगल अभी और कोई इनकम पर डिपेंडेंट भी नहीं है, कोई लायबिलिटी भी नहीं है, तो फिर इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट क्या इनके लिए है भी या नहीं, तो उसको अवॉइड कर सकते हैं? हाँ, तो क्लियरली पहले सबसे पहले प्रोटेक्शन देखना चाहिए इन्वेस्टमेंट के पहले। और जहां तक लाइफ इंश्योरेंस का सवाल है, चूंकि आज कोई डिपेंडेंट नहीं है, ये इन्होंने खुद कहा है, तो शायद इन्हें आज लाइफ इंश्योरेंस की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और हो सकता है फ्यूचर में कोई डिपेंडेंट हो जाए, उस समय ये ले सकती हैं। अगर ऐसी आशंका, अगर इनको ऐसा लग रहा है कि अगले 1-2 साल में ही कोई इन पे डिपेंडेंट हो सकता है, तो आज लाइफ इंश्योरेंस के बारे में सोचें, वरना न सोचें। जो इनका जीवन आनंद पॉलिसी है वो तो क्लियरली अच्छा पॉलिसी नहीं है, न अच्छा इंश्योरेंस मिलेगा, उसमें करीबन 2 लाख का कवर मिलेगा, 10 गुना है। डेथ कवर विल बी रफली 2 lakhs एंड रिटर्न भी उसमें एट द एंड 5-6% से ज्यादा नहीं मिलेगा। तो ये तो क्लियरली मतलब उनको सरेंडर कर देना चाहिए। okay. और फिलहाल तो लाइफ इंश्योरेंस शायद न भी लें तो चल जाएगा। जो इनकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है नेशनल के साथ, बाकी सब अच्छा है। उसमें सिर्फ उनको ये पता रहना चाहिए, पहली बात, कि इसमें एक रूम रेंट सब लिमिट है। यानी अगर हॉस्पिटल में भर्ती होती हैं और अगर 5,000 से ज्यादा का रूम रेंट है तो उसके ज्यादा का रूम रेंट इनको नहीं मिलेगा, वो इनको अपनी जेब से देना होगा, ये ध्यान रखें। और कंप्लीटली शायद खुद सब कुछ डिस्क्लोज करके ही लिया होगा। तो अगर कुछ एग्जिस्टिंग बीमारियां हैं तो वो 4थे साल में कवर होगी, ये भी इनको ध्यान रखना है। डॉक्टर साहब, इनफैक्ट लाइफ इंश्योरेंस के बजाय इनको राइट जैसे आप कह रहे हैं, ये आपने मेडिक्लेम का जो मेंशन किया है, इसमें जो सब लिमिट्स अप्लाई होती है, मतलब आप कह रहे हैं उस पर ये ध्यान रखें, ना केवल उसमें रूम रेंट बट बाकी एडिशनल चार्जेस भी उसके अकॉर्डिंगली जैसे रहते हैं, और आप जैसे मेडिकल इंश्योरेंस पर और तवज्जो दे सकते हैं, उस तरफ और फोकस। और जो इन्वेस्टमेंट्स की जहां तक बात है उसको आप कैसे देख रहे हैं? हम देख रहे हैं इनकी कुछ 3 स्कीम्स हैं जो रनिंग है। अब उन सभी में ये 1000 पर मंथ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। क्या ये डाइवर्सिफिकेशन तो होना चाहिए, पर क्या इनके केस में इतना रिक्वायर्ड भी है, क्योंकि इतना बड़ा सम भी नहीं है जो ये इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो क्यों ना किसी एक बेहतरीन पिक में जिसमें इनका खुद कॉन्फिडेंस भी है, जो अच्छा भी है, उसमें थोड़ा और ज्यादा कंसंट्रेट करें? क्या ऐसा भी सोच सकते हैं? नहीं, तो एक थोड़ा सा क्विक क्लैरिफिकेशन कर दूं कि जहां तक नेशनल इंश्योरेंस का सवाल है, वहां पे रूम रेंट सब लिमिट सिर्फ रूम रेंट पे अप्लाई होती है, दूसरे चार्जेस पे अप्लाई नहीं होती है। तो एज फार एज वो हेल्थ इंश्योरेंस इज कंसर्न,
इनका जो ELSS है, एक सबसे अच्छी बात है कि ये सिप के द्वारा करते हैं, कि वन टाइम। तो ये प्लीज आप जारी रखिए। अगले साल जब आप शुरू करेंगे अप्रैल से, तो पहले महीने से ही सिप से करिए। लेकिन अगर महीने के 3,000 कर रहे हैं तो 3 फंड्स में ना करें। मेरे ख्याल से एक फंड मोर देन सफिशिएंट है। ये ओवर डाइवर्सिफिकेशन आपने कर रखा है। और अगर एग्जिस्टिंग फंड्स में से ही कंटिन्यू करना है तो फ्रैंकलिन इंडिया देख सकते हैं। अगर नया फंड कोई ट्राई करना चाहते हैं तो प्रूडेंशियल टैक्स सेवर देख सकते हैं, और कैनेरा रेबेको भी देख सकते हैं। लेकिन एक ही फंड में करें, कोई मेरे ख्याल से 3 फंड नहीं करना चाहिए। बहुत ज्यादा ओवर डाइवर्सिफिकेशन हो जा रहा है। और ELSS पर ये आखिरी प्रश्न, अगले इससे पहले हम अगले प्रश्न का मूव करें। ELSS पर आप आगे कैसे देख रहे हैं? इसका जो चार्म किस तरह से रहेगा ये आगे चलते हुए? इसको एक टैक्स सेविंग टूल के तौर पर जिस तरह से मूव कर रहे हैं उसको भी देखिए, और क्योंकि ये अभी यंग है, ये रिस्क ले भी सकते हैं। तो वैसे इन्वेस्टमेंट की जहां तक बात है म्यूचुअल फंड्स में, उसको आप कैसे इनके समक्ष रखना चाहेंगे, और ELSS में आगे क्या एक्सपेक्ट करेंगे आप? बिल्कुल, अभी तक तो जहां तक ELSS का सवाल है, जब तक डायरेक्ट टैक्स कोड नहीं आता तब तक ये टैक्स डिडक्शन में अवेलेबल है। ये यंग है, कीर्ति जी एकदम यंग है और शायद रिस्क भी ले सकती हैं। तो मेरे ख्याल से जो टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स है उसमें इनके लिए ये सबसे बेहतर ऑप्शन आज की तारीख में उनके लिए है। और ये सही तरीके से कर रही हैं, सिप कर रही हैं। तो ये करते ना, फंड एक करिए, बस उतना ही मेरा कहना है। जो भी फंड आपको अच्छा लगे, फ्रैंकलिन कर लीजिए, प्रू टैक्स सेवर कर लीजिए, कैनेरा रेबेको कर लीजिए। ओके, ऑल द बेस्ट कीर्ति शेखावत। इनका एक और प्रश्न था, शायद उसको भी हम शामिल कर लें। उन्होंने बात करते समय गोल्ड का मेंशन किया था। रुंडा साहब, इस सिनेरियो में आप गोल्ड को किस रूप में देखना चाहेंगे? पिछले दिनों काफी स्टेप्स लिए गए, उसको डिस्करेज भी किया गया। तो अगर ये इन्वेस्टमेंट उस तरफ सोच रही हैं तो अभी सिनेरियो में आप उसको कैसे टच करते हैं? आम इन्वेस्टर के लिए मेरे ख्याल से ही शुड डिसरिगार्ड कि ये सोने का फ्यूचर में अभी क्या होने वाला है, बाद में क्या होने वाला है। जैसे इक्विटी में ऊपर नीचे उतार चढ़ाव आएगा, उसी तरीके से सोने में भी आएगा। और एक आम निवेशक को अपना कितना असेट उसमें होना चाहिए ये नक्की करना चाहिए, और उसको एक सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करें ताकि उतार चढ़ाव आता रहे, उसका इन्वेस्टमेंट होता रहे। तो जहां तक सोने का सवाल है, मेरे ख्याल से एक आम निवेशक डिपेंडिंग ऑन हिज रिस्क प्रोफाइल वो 5 से 10% तक अपना पोर्टफोलियो सोने में बना सकता है, बशर्ते कि सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करे। गोल्ड फंड में आप हर महीने इन्वेस्ट करें, ताकि मैक्सिमम 5, बहुत अगर आप गोल्ड पे बुलिश हैं तो 10। एज लॉन्ग एज आप सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट कर रहे हैं हर महीने, उतना इन्वेस्टमेंट आप पक्का कर सकते हैं। बॉदर नहीं करें कि पिछले 1 साल से सोने का रिटर्न अच्छा नहीं रहा, उसके पहले अच्छा रहा। जब आप सिस्टमैटिकली कर रहे हैं तो ये सारी चीजें आपको आपके लिए ये स्मूदन आउट हो जाएगी ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। राइट, आइए अब हम अगला प्रश्न साहब शामिल करते हैं। ये विवेक वशिष्ठ साहब का है, वो इस समय लाइन पर है, यूपी से है। विवेक साहब बताइए, आप जानना चाह रहे हैं पोर्टफोलियो के बारे में। अभी एज ऑफ नाउ आपकी इन्वेस्टमेंट्स कहाँ हो रही हैं, कुछ आप शेयर कर सकते हैं? एज ऑफ नाउ मेरी इन्वेस्टमेंट है 2 LIC में, LIC मनी बैक पॉलिसी एंड LIC जीवन। Actually, I want to invest around 12,000 rupees per month. Options in my hand is 6,000 rupees per month in 15-year PPF plan. And I don't have any short-term goal. आपका गोल एग्जैक्टली आप लॉन्ग टर्म जो गोल कह रहे हैं, कितना टाइम फ्रेम है और गोल है क्या? Long term goals are 15 lakhs for my son higher education. My son is 6 years old. Okay. 15 lakhs for my daughter education, higher education. Daughter is still 7 months. Okay. And 25 lakhs for my daughter marriage. ओके, आपको इसमें हेल्प करने की कोशिश करते हैं। आपने कुछ गोल सेट किए हैं, आपने टाइम फ्रेम शेयर किए जिस लाइंस पर आप आगे मूव करना चाह रहे हैं। रुंडा साहब, स्टेप बाय स्टेप पहले तो ये कि आपने लिए कि टर्म प्लान ले लें, मतलब डिपेंडेंस है इनके केस में, और फिर आगे चलते हुए जो ये गोल्स की बात कर रहे हैं उसमें एजुकेशन कॉम्पिटिटिव भी है और आजकल एक्सपेंसिव भी काफी है। हायर एजुकेशन की अगर हम बात करें चलते हुए, तो ये इसको कैसे मूव कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ऑप्शंस, कई सारे ऑप्शंस मौजूद हैं जिनको लेकर मूव कर सकते हैं।
म्यूचुअल फंड्स का कुछ देर पहले आप जिक्र कर रहे थे, ये चाइल्ड यूलिप प्लान्स को भी आप कैसे देखेंगे? उन यूलिप्स में भी काफी सारे चेंजेस किए हैं उनको इन्वेस्टर फ्रेंडली बनाने के लिए। आप इनको किस तरह से मिक्स मैच करते हो, बताएंगे आगे कैसे मूव करें स्टेप बाय स्टेप? तो विवेक जी, सबसे पहले जैसे सौरभ ने कहा, सबसे पहले अपने प्रोटेक्शन के बारे में सोचिए कि अगर आपको कुछ हो जाता है तो जो भी आपके गोल्स हैं वो फुलफिल होने चाहिए, और उसके लिए एक टर्म प्लान होना बहुत जरूरी है। इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट कहना बंद करिए। जो इन्वेस्टमेंट कम इंश्योरेंस प्लान होते हैं उसमें न अच्छा इंश्योरेंस मिलता है न अच्छा इन्वेस्टमेंट मिलता है। इनफैक्ट आपके जो दोनों इंश्योरेंस प्लान्स हैं उसमें बहुत ही पुअर रिटर्न आपको मिलेगा, और ये दोनों प्लान्स मेरे ख्याल से आपको पूरे डिटेल्स आपको देखने पड़ेंगे, सारे डिटेल्स थे नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से इनको सरेंडर करने में ही समझदारी होगी, क्योंकि इवन पुराना पैसा जो आपने दिया उसको भूल भी जाएं तो भी फ्यूचर में भी अब जो पैसा आप लगाएंगे उस पर भी रिटर्न आपको 6-6.5% से ज्यादा नहीं मिलेगा। तो अब कम से कम आप पैसा मत लगाइए, जो सरेंडर वैल्यू मिलती है ले लीजिए। सरेंडर वैल्यू आपकी जितनी प्रीमियम भी है उससे भी कम होगी, लेकिन वो ले लीजिए, और ज्यादा अब पैसे उसमें मत गंवाइए। टर्म प्लान लीजिए अपने लिए, एक प्रॉपर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लीजिए खुद के लिए, परिवार के लिए और अपने बच्चों के लिए। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। एक जो आपने गोल्स सेट किए हैं, मेरे ख्याल से इसमें बहुत ज्यादा, अब रहा गोल्स का सवाल, तो इसमें गोल्स में आपने बहुत ज्यादा मेरे ख्याल से कैलकुलेशन नहीं किया है। जैसे क्विकली मैं कहूं, आपने कहा 15 लाख आफ्टर 14 इयर्स, अगर उसमें 10% का हम इन्फ्लेशन पकड़ें तो आज की वैल्यू 4 लाख होती है। सेम वे डॉटर्स हायर एजुकेशन आपने अगेन कहा है 15 लाख आफ्टर 19 इयर्स, उसकी आज की वैल्यू 2.5 लाख होती है। तो क्या अगर आपकी लड़की अगर आज हायर एजुकेशन के लिए जाती तो क्या 2.5 लाख में कर पाती? तो या आपने डॉटर्स मैरिज कहा है 25 लाख आफ्टर 25 इयर्स, वो इक्विवेलेंट है 2.3 लाख टुडे, 10% पे। उतने में शादी अगर हो सकती है आपके डॉटर की आज, अगर आप करना चाहें। रिटायरमेंट कॉर्पस आपने कहा है 2 करोड़, उसको अगर हम इन्फ्लेशन के मुताबिक एडजस्ट करें तो ये आपको जुटा पाएंगे 10,000 रुपए प्रति माह आज के पैसों में। तो क्या उतने पे आप रिटायर हो सकते हैं? तो ये क्लियरली आपने ये जो गोल्स अपने लिए सेट किए हैं, बहुत ही आप प्रोफेशनल हेल्प लीजिए और प्रॉपरली गोल सेट कर लिए, वरना आपको बाद में बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि इन्फ्लेशन आपके सारे इन्वेस्टमेंट्स को कम कर देगा। रहा सवाल अब क्या इन्वेस्ट करना चाहिए, तो मेरे ख्याल से क्लियरली जहां तक आपको टैक्स ब्रेक्स की जरूरत है वहां तक आप ELSS फंड में करिए, और बाकी के लिए आप बैलेंस्ड फंड्स चुनिए। आपकी रिस्क प्रोफाइल बहुत हाई नहीं लग रही है, ऑल्दो आप काफी यंग हैं, लेकिन आपकी बातों से और आपने जो मेल लिखी है उससे ऐसा नहीं लगता कि आप हाई रिस्क ले सकते हैं। तो उसको आप बैलेंस्ड फंड लीजिए। ओवर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम रिस्क ऑन अ बैलेंस्ड फंड पे रिस्क इतनी ज्यादा नहीं है, प्रोवाइडेड आप कंटिन्यूअसली उसको सिप को करते रहें। तो अगर आप ये 10,000 रुपए करते हैं तो भी ये आपने भी जो गोल सेट किए हैं वो भी नहीं पूरे होंगे, आपको करीबन 14,000 रुपए लगाने होंगे। और एक्चुअली अगर जब रियल गोल्स आपको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये भी शॉर्ट पड़ेंगे। आपके पास थोड़ी सी स्कोप है। आपके जो डिटेल्स आपने भेजे थे विवेक जी, एक आपने लोन सिर्फ 10 साल का ले रखा है, होम लोन, वो मेरे ख्याल से अगर आप उसको लंबा कर लें, क्योंकि वो डिडक्टिबल है तो उसकी रेट कम लगती है, तो उसको अगर आप एक्सटेंड कर लें तो थोड़ी सी 5,000 रुपए प्रति माह उसमें से निकल जाएगा। एक कार लोन ले रखा है आपने जो काफी महंगा पड़ता है, और आपके उसके सामने फिक्स डिपॉजिट है जो आपने सस्ते में रख रखी है। प्लीज उसको आपस में पेमेंट कर दीजिए, प्रीपे कर दीजिए। और फॉर्चुनेटली जिस बैंक से आपने कार लोन लिया है वहां प्रीपेमेंट चार्ज नहीं है। तो ये जो सरेंडर वैल्यू आएगी इंश्योरेंस पॉलिसी की और ये जो FD है उससे कार लोन को प्रीपे कर दीजिए, ताकि वो पैसे जो आज आप कार की EMI में दे रहे हैं वो भी आप बचा पाएंगे। ओके, यानी जो लायबिलिटीज हैं उनको आप पहले एक बार रिविजिट कर लें। एंड सेकेंडली, जैसे आप आगे मूव कर रहे हैं गोल्स में, आप इन्फ्लेशन को साथ में काउंट करते हुए चलें, अदरवाइज जो आप टारगेट्स लेकर चल रहे हैं वो काफी उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। और बाकी कुछ डिटेल्स हैं जो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जिन पर आप नजर रख सकते हैं आगे जब आप मूव करना चाहें। हम फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं
हम जल्दी लौटते हैं, कई और प्रश्न हैं उनको हम शामिल करेंगे बस कुछ ही देर में। आप देख रहे हैं मनी गुरु। आज हम बातचीत कर रहे हैं सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स के तमाम ऑप्शंस पर। कार्यक्रम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं अपना पैसा से हर्ष रुंगटा साहब। अगला प्रश्न आइए हम शामिल करते हैं, ये गुलशन साहब की तरफ से है और इस समय लाइन पर है। इन्होंने मेंशन किया है कि ये 3 इयर्स के लिए इन्वेस्टमेंट्स के लिए कुछ प्लान कर रहे हैं। गुलशन साहब बताइए, ये 3 साल के लिए ही क्यों? कुछ आपने उसके बाद फंड्स की मतलब जरूरत है, कुछ रिक्वायरमेंट है? 3 साल का समय क्यों आपने चूज किया है? जी बताइए गुलशन साहब, आप लाइन पर है। जी हाँ, बेसिकली आफ्टर चेंज आपके वॉइस थोड़ा क्रैक कर रहा है, हम ये चेक करना चाह रहे हैं 3 साल के बाद आपका कुछ अपने गोल है जो आप सेट करके बैठे हुए हैं और आपको 3 साल तक ही इन्वेस्ट करना है? आप ज्यादा समय दे सकते हैं इन्वेस्टमेंट्स को? 15 से 20,000 तक कर सकते हैं। आपका वॉइस प्रॉपर्ली नहीं आ रहा है, लेकिन स्वभाव जो प्रश्न है उस पर हम करने की कोशिश करते हैं। 20,000 तक पर मंथ इन्वेस्ट कर सकता हूँ। ओके, राइट। और सेव इन्वेस्टमेंट चाहिए ताकि इतना गोल अचीव हो जाएगा इतने टाइम में। आपको बता दें क्योंकि इतने टाइम फ्रेम में और जिस एज ब्रैकेट में आप हैं, थोड़ा रिस्क टेकिंग कैपेसिटी जो है वो थोड़ी कम होती है और साथ ही आपने जो 3 इयर्स का टाइम फ्रेम दिया उसमें विकल्प भी थोड़े फिर सीमित रहते हैं। मतलब तो इन दैट केस इन दोनों पहलुओं को देखते हुए रुंगटा साहब आप इनको किन लाइंस पर एडवाइस करना चाहेंगे? इनके सामने किस तरह के ऑप्शंस रहेंगे? और आगे हम प्रश्न में कुछ ये भी देख रहे थे, शायद डॉटर की मैरिज के भी आगे प्लान्स हैं, तो उसको भी देखते हुए थोड़ा सेफ प्ले भी करना होगा, तो फिर किस तरह से आगे मूव किया जाए? तो एक तो इनकी टैक्स रेट काफ़ी हाई है, 20% या 30% भी है, ऐसा इन्होंने कहा था। और क्लियरली चूंकि एक स्पेसिफिक गोल के लिए चाहिए और पैसे चाहिएंगे 3.5 साल के बाद, तो रिस्क लेने की कैपेसिटी ज़्यादा नहीं है। तो अगर बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेनी है तो स्टिक टू द ट्राइड एंड टेस्टेड लिक्विड एंड अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड। अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड में ICICI प्रू फ्लेक्सिबल इनकम प्लान देख सकते हैं, टेम्पल्टन इंडिया अल्ट्रा शॉर्ट टर्म बॉन्ड देख सकते हैं। ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, चूंकि लॉन्ग पीरियड में थोड़ा सा टैक्स बेनिफिट इनको मिल जाएगा। ग्रोथ स्कीम में जाए तो टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा, करीबन 7.5% का अगर रिटर्न मिलेगा तो 3.5 साल बाद रफली 9.6 लाख इनके मिल सकते हैं। 10 लाख का इन्होंने फिगर कहा था। थोड़ी सी रिस्क अगर ये ले सकते हैं तो आज फिलहाल एक अपॉर्चुनिटी है, चूंकि ब्याज की दरें फ्यूचर में अगर गिरेंगी और उस समय गिरी हुई होंगी तो अच्छा रिटर्न मिलने की शायद उम्मीद है। तो इस समय अगर इनकम फंड में पैसे डालें तो रिटर्न मिलने के चांसेस हैं, लेकिन थोड़ी सी रिस्क है। अगर ब्याज की दरें उल्टी हो गई, अगर उस समय बढ़ी हुई होंगी तो रिटर्न कम भी हो सकता है। तो इसमें ये इनकम फंड देख सकते हैं, लाइक टेम्पल्टन इंडिया इनकम अपॉर्चुनिटीज फंड इन या फिर बिरला सन लाइफ मीडियम टर्म प्लान या डायनामिक बॉन्ड फंड देख सकते हैं, टाटा डायनामिक बॉन्ड। दोनों तीनों में एग्जिट लोड्स है, तो पहले 2 साल आप इनमें इन्वेस्ट करें, लास्ट के जो 1-1.5 साल का इन्वेस्टमेंट है वो फिर से लिक्विड और अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में करिएगा, नहीं तो आपके एग्जिट लोड लग जाएगा। तो थोड़ा सा ज्यादा रिटर्न पाने के लिए आप रिस्क ले सकते हैं, इन इनकम में या डायनामिक बॉन्ड फंड्स में आप पैसा लगा सकते हैं, तो होपफुली आपको 10 लाख मिलने की उम्मीद है। थोड़ा सा रिस्क उसमें बन जाता है आपके लिए। जी आइए आखिरी प्रश्न हम लेंगे डॉक्टर विशाल साहब की तरफ से मेल के जरिए। डॉक्टर विशाल ने चेक करना चाहा है, ये PPF अकाउंट में अंडर सेक्शन 80C चेक कर रहे हैं, जो माइनस का अकाउंट है, यानी अब अपने ये बेटे के लिए इन्होंने कहा उसके लिए इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं इस अकाउंट में। तो उसमें अंडर गार्डियनशिप जो अकाउंट रहता है, कितना तक मैक्सिमम टैक्स में राहत मिल सकती है? रुंगटा साहब, अगर इनका खुद का भी रनिंग अकाउंट है और एक माइनर अकाउंट भी ओपन कर लेते हैं तो दोनों में क्लब करके मैक्सिमम जो 1 लाख की लिमिट है वो दोनों अकाउंट्स पे ही एप्लीकेबल होगी, उससे ज्यादा तो संभव नहीं है ये? हाँ बिल्कुल, न टैक्स की छूट 1 लाख से ज्यादा मिलेगी, न ये पैसे 1 लाख से ज्यादा डाल सकते हैं। तो दोनों में मिला के खुद का अगर अकाउंट है और माइनर का भी अकाउंट है तो पैसे भी आप 1 लाख से ज्यादा नहीं डाल सकते, और टैक्स की छूट तो खैर है ही सीमित 1 लाख तक की।
तो ध्यान रहे ज्यादा पैसा न डालें, क्योंकि अगर बाद में पता चलेगा कि आपने ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है माइनर के अकाउंट में तो उस पे ब्याज नहीं मिलेगा आपको। तो ये जरा ध्यान रखिएगा। मैं सभी दर्शकों से कहना चाहूंगा कि माइनर की अकाउंट के लिए सेपरेट लिमिट नहीं है। टैक्स की छूट मिलेगी आपको, लेकिन टोटल 1 लाख आपका अकाउंट, आपकी वाइफ का अकाउंट या माइनर की अकाउंट, राइट। और मैक्सिमम आप डाल सकते हैं बिटवीन यू एंड माइनर इज 1 लाख। ओके, बट इन लिमिट्स को भी थोड़ा रिविजिट करना चाहिए, क्योंकि लिमिट्स 1 लाख की हैं और ऑप्शंस कई सारे रहते हैं, तो उस कई तरह साल से पहले बिल्कुल, तो अगर उसको रिविजिट करके और इनफैक्ट बढ़ाया जाए तो जो इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन तलाश रहे हैं और जो सेविंग्स रेट जिस तरह से है उसको काफी पुश भी मिल सकता है। डॉक्टर साहब, समय इतना ही था। आपका शुक्रिया कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने के लिए और अपने व्यूज शेयर करने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू। तो आज के लिए इतना ही। चलते चलते आपको बताते हैं ये पर्सनल फाइनेंस शो, अलग अलग दिन अलग अलग टॉपिक्स हम टच करते हैं। आज सेविंग्स का हमने जायजा लिया है, कल हाजिर होंगे तो बातचीत होगी लोन्स पर। लोन सेंट्रिक आपकी जो प्रश्न आप पूछ सकते हैं, होम लोन, कार लोन, एजुकेशनल लोन, पर्सनल लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी सेंट्रिक, कुछ भी। वेडनेसडे का दिन इंश्योरेंस सेंट्रिक रहता है, थर्सडेज का दिन रियल एस्टेट प्रॉपर्टी को हम टच करते हैं और फ्राइडेज को आपकी हेल्प करते हैं टैक्सेशन में। पर्सनल टैक्सेशन सेंट्रिक आपके प्रश्न हम फ्राइडेज को इंक्लूड करते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।